गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक मिश्रा आज आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के एक नए सेगमेंट, एक नए लेसन की तरफ आगे लेकर चलता हूँ। और आज भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिक जो लेक्चर हैं वो सब हो चुके हैं और अब हम लोग उन कॉम्प्लेक्स मैटर में एंट्री करते हैं जहाँ पर ऑनलाइन भी आपको बेहतर मटेरियल नहीं मिलते हैं और ऑफलाइन भी बेहतर मटेरियल नहीं बनते हैं। आप लगातार वीडियोस को देखते जाइएगा, पहले वीडियो से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा सब कनेक्टिविटी में देखते रहिएगा। पूरी तरीके से सहजता के साथ आपको अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, पर कंटिन्यूअसली आपको करनी होगी। आप अगर सतत विकास करना चाहते हैं अपना, तो आपको लगातार देखना होगा, वीडियो समझना होगा और फिर इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम बताएंगे। आज का जो टॉपिक है उसे हम लिखते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, बहुतायत स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मार्केट के नाम से लेसन नहीं पाते हैं। उन्हें जो लेसन देखा जाता है कि ज़्यादातर हमने जो देखा हुआ है कि मुद्रा एवं बैंकिंग के नाम से लेसन देते हैं। अभी मुद्रा और बैंकिंग इसी में से निकल कर आएंगे और फिर हम उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, हर तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्त क्या होता है, वित्तीय बाजार के कितने भाग होते हैं उनको आप जानते रहेंगे। तो वित्तीय बाजार को ही दो भागों में बांटा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला आपका होगा मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, और दूसरा होगा आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। अब ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको सुनने के बाद ही आपको तीनों बिंदुओं पर हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे सामने प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, कोई पेपर हो, पीसीएस का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंक में कैपिटल मार्केट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मनी मार्केट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग की परीक्षाओं में तो धुआंधार क्वेश्चन आते हैं। एसएससी भी अच्छा क्वेश्चन बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी पेपर होते हैं सब में, जैसे अभी हाल ही में ईपीएफओ लगा हुआ है, उसके लिए बड़ा ही सुटेबल ये लेसन है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें बेसिक समझ नहीं होती है, इसलिए कभी हम क्वेश्चन की परछाई तक को नहीं पकड़ पाते, कंटेंट से तो दूर ही रहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय बाजार लिखा है, तो वित्त क्या होता है यानी कि फाइनेंस क्या है, व्हाट इज फाइनेंस, वित्त किसे कहते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो वित्त को परिभाषित करते हुए तो थिंकर्स ने अलग अलग तमाम परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के चक्कर में, हमें सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बस ये जानिए कि वित्त एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो कोई भी साधन है, एनी इक्विपमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, विनिमय में लाभ करता है, विनिमय को आगे बढ़ाता है, वे सभी वित्त में शामिल हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण से बताने का प्रयास करेंगे, परिभाषाओं से बताने का प्रयास नहीं करेंगे। परिभाषाओं के लिए जब हम अलग से वीडियोस, अलग अलग आईएएस, पीसीएस और डिफेंस सर्विसेज सबके लिए अलग अलग इंग्लिश बाइलिंगुअल वीडियो बनाएंगे तो उनको देंगे। हालांकि बेसिक समझ तो हम किसी वीडियो में नहीं छोड़ेंगे, जिससे आप लोगों को ये कम से कम अनुमान रहे कि यहाँ से कंटेंट नंबर 1 के मिलेंगे। और अब जो कॉन्टेस्ट में रफनेस दिखाई पड़ रही है ऑनलाइन मार्केट में, वो धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप लोगों को टॉप लेवल का आप लोगों को मैटर मिलेगा, 1 नंबर का मैटर मिलेगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा। जब भी हमें वित्त और धन में
यानी कि मनी और फिनेंस में अंतर करना हो तो फिनेंस से आप प्रायः समझेंगे कि ऑल कैटेगरीज या ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जितने भी प्रकार के मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकते हैं। जैसे आप कहेंगे नोट यानी कि रुपया, नोट के साथ कॉइन्स यानी कि सिक्के, और सिक्कों के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, पूरी समझ बन जाएगी दिमाग में। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आप लोग कहते हैं बॉन्ड्स, क्या कहते हैं? बॉन्ड्स कहते हैं, किसान विकास पत्र कहते हैं। ऐसे अनेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं। ये सब बिजनेस करने के अलग अलग साधन हैं, इनको जानते रहिएगा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। सरलतम तरीके से प्राइवेट सेक्टर समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपकी कोई दुकान मार्केट में है और 2, 4, 10 दुकान वाले मार्केट में आपको जानते ही रहेंगे। जहाँ पर आप आते हैं उस दुकान पे 2, 4, 5, 10 आपके परिचय के लोग आते रहते हैं, मतलब थोड़ी गैदरिंग होती है। ऐसी इस प्रकार की दुकान है जहाँ पे 5-10 लोग हमेशा आपके संगतिया बैठे रहते हैं। और आपके कुछ ही दूर पर एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान वाले को आप मंथली बेसिस पर पैसा देते हैं, तो यानी कि डेली आप उसे पैसा नहीं देते हैं। तो डेली क्या देते हैं? डेली आपने उसे एक पर्ची काट कर दी कि हमें 10 चाय आपको भेजना है, और उस पर्ची पर आपने साइन करके दे दिया, साथ में अपनी संस्था का या अपनी दुकान का मुहर लगा दिया, स्टैंप लगा दिया कि देखो आपको इतनी चाय भेजनी है। और महीने के लास्ट में वह व्यक्ति उतनी पर्ची लेकर आपके पास आता है कि बाबू साहब या बाबूजी लाके इतना पैसा हमें दीजिए। तो ये जो आपके द्वारा जारी किया जाता था कागजी दस्तावेज, यह एक सिंबल है, यह एक प्रतीक है। किसका? प्राइवेट डॉक्यूमेंट का। यह एक सिंबल है सिक्योरिटीज़ का, जो प्राइवेट है, जो निजी रूप से आप इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ही अलग अलग जितने भी टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं, ये सभी फाइनेंस कहते हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? फाइनेंस की श्रेणी में आएगा, यानी वित्त की श्रेणी में आएगा। तो आपके दिमाग में अब इस बिल्कुल निश्चित रूप से बस चुका होगा कि ब्रॉड लेवल पे जो स्टडी प्रदान करता है वह फाइनेंस है। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट्स हुए, क्योंकि वित्त में धन और पूंजी दोनों शामिल हो जाएंगी। तो आपका दुख दूर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि मनी मार्केट में तो ज़्यादातर केवल मुद्रा की बात है, लेकिन कैपिटल मार्केट में वे सभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज शामिल हो जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वे गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार के लेन देन का कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब शामिल कर लेता है कैपिटल मार्केट। इसके अतिरिक्त हम लोग किस प्रकार से इसका डिवाइडेशन करते हैं उसको भी बताने का प्रयास आप लोग कर देते हैं, जिससे आप लोगों का पूर्णतः दुख दूर हो जाए। तो दुख दूर करने के लिए और भी क्लियरिटी लाते हैं। आप लोग जो पुस्तकों में लिखा हुआ पाते हैं, बुक्स में जो पाते हैं, तो बुक्स किस प्रकार से कहते हैं? मनी मार्केट को सीधे कहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि अल्पकालिक ऋणों के लिए, अल्पकालिक ऋणों के लिए। मतलब कि इसको और तरीके से पढ़ा जा सकता है कि हम अल्पकालिक ऋण कहने के अतिरिक्त कहते हैं कि फॉर द एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट टर्म मनी, यानी कि आप जहां लघु अवधि के मुद्रा के लेन देन कर रहे हैं, या जहां आप
लघु अवधि के ऋण ले रहे हैं या ऋण दे रहे हैं, ऐसी सभी संगठनों को, ऐसी सभी संस्थाओं को, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस को हम मनी मार्केट का भाग कहेंगे। क्योंकि जनरली पढ़ाते समय ऑफलाइन में हमने देखा है कि स्टूडेंट को ये छोटी सी बारीक बात ही समझ में नहीं आती है। अगर हमसे हम पूछ लें कि भारत का वित्तीय बाजार कहाँ है, तो हमने आंसर पाया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अच्छा भारत का वित्तीय बाजार दिल्ली में है। और कहाँ है भारत का वित्तीय बाजार? मुंबई में है सर। और कहाँ है? कोलकाता में है सर। और कहाँ है? चेन्नई में है। तो इस तरह से अगर आप वित्तीय बाजार को वहीं बताएंगे तो बाकी शहरों में क्या है, हैदराबाद में क्या है, बेंगलुरु में क्या है, लखनऊ में क्या है, अन्य सभी छोटे शहरों में वाराणसी में क्या है, या जितने भी छोटे मोटे शहर हैं उसमें सब क्या सिस्टम है। तो इस प्रकार से जानेंगे वित्तीय बाजार पूरा भारत में जितना भी फाइनेंशियल एक्सचेंज का सिस्टम है वह सभी वित्तीय बाजार है। उसमें शॉर्ट टर्म का, लघु अवधि का जो सिस्टम है वह मुद्रा बाजार है। और जब मुद्रा आ रही है तो आप समझ रहे हैं केवल नोट और कॉइन्स, यानी कि नोट, रुपीस एंड कॉइन्स से इसका संबंध है, ये आपने पहले जान लिया। और जो ही कैपिटल मार्केट आएगा तो फॉर लॉन्ग टर्म एक्सचेंज, फॉर लॉन्ग टर्म एक्सचेंज, लॉन्ग टर्म एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मनी और कैपिटल, पहले तो लॉन्ग टर्म हो गया कि लॉन्ग टर्म के जितने भी लेन देन किए जाएंगे वो पूंजी बाजार में आएंगे, कैपिटल मार्केट में आएंगे। और साथ में लिखा है मनी और कैपिटल, यानी कि कुछ तो डायरेक्ट मनी के फॉर्म में होंगे और कुछ क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो जाएंगे। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, इस बात को जानते रहिएगा। तो आपको इसमें अनेक अलग अलग संस्थाओं के शेयर मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में, अलग अलग अनेक शब्दावलियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को ग्रैप्स करना पड़ेगा। तो भारत का मनी मार्केट कितने भागों में हो सकता है, तो फिर इन दोनों को हम संगठित और गैर संगठित इन भागों में बांटते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो इतनी बात से आप लोगों को अनेक प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं मुद्रा एंड बैंकिंग। इतना बताने के बाद अगर मुद्रा और बैंकिंग को बताया जाए तो निश्चित रूप से अब आपकी समझ मजबूत हो जाएगी, नहीं तो आपकी समझ कमज़ोर होती। तो चलिए आते हैं अब, क्योंकि मुद्रा के बारे में, मनी मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मनी मार्केट का ही जो संगठित रूप है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मार्केट, फॉर्म ऑफ मनी मार्केट इज कॉल्ड बैंकिंग सिस्टम। यानी कि भारत के बैंक मुद्रा बाजार के संगठित रूप है। यानी कि अगर आपको मुद्रा बाजार डायरेक्ट यानी कि दृश्य रूप में विजुलाइज करना है, देखना है, तो सीधे बैंकों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक फाइनेंशियल एक्सचेंज किए जाते हैं, वित्तीय लेन देन किए जाते हैं, धन के लेन देन किए जाते हैं, धन को जमा भी किया जाता है, धन को निकाला भी जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में दुकानों के साथ भी इसी प्रकार के संबंध, आप रुपया लेकर जाते हैं, वस्तु को खरीद लेते हैं। और कई जगह अलग अलग प्रकार से लोग जो है रुपए का लेन देन करते हैं, उन सबका हम जिक्र करना नहीं चाहते हैं। उन सबको आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से दुकानों से अन्य प्रकार के लेन देन होते हैं, साहूकारी वाला सिस्टम है। कुछ ऐसी भी चीज़ें चलती रहती हैं जो इलीगल हैं, लेकिन उन पे हमें चर्चा नहीं करनी, हमें लीगल पे चर्चा करनी है। तो मनी मार्केट में बैंक इम्पॉर्टेंट है। तो बैंक को किस प्रकार पढ़ना चाहिए? अब देखिए, जिस प्रकार जिस देश की शासन व्यवस्था होती है, लगभग अर्थव्यवस्था उसी प्रकार की बनती चली जाती है। भारत में सिस्टम देखेंगे, अगर गवर्नेंस का सिस्टम देखेंगे, शासन व्यवस्था का देखेंगे, तो लगभग 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम हमको दिखाई पड़ता है।
जिसमें 2 टियर पर गवर्नमेंट बनते हुए दिखाई पड़ती है, शासन का आकार संस्थागत दिखाई पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है, और स्थानीय स्तर पर इंस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिखाई पड़ती है। तो बैंकों में दिखाई पड़ता है कि हमारा सेंट्रल बैंक के रूप में, सेंट्रल या केंद्रीय बैंक के रूप में आपका आरबीआई दिखाई पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर जिन बैंकों से हम डायरेक्ट मिलते हैं वो हमारे मुख्य रूप से जो बैंक हैं, जिसमें हम कमर्शियल बैंक ऐसे लिख सकते हैं, सीएम बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज को रख सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट जो टेंशन में रहते हैं उनके टेंशन को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। एक तो हो गए सबसे बड़ा बैंकों का पापा जो आरबीआई है, फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन कंटेन द फादर ऑफ बैंकिंग सच एज अमेरिका में फेडरल बैंक के रूप में आप देखते हैं कि फेडरल बैंक वहाँ का केंद्रीय बैंक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, भारत में 3 टियर में क्या दिखाई पड़ता है कि पहले स्तर पे आपको सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, आरबीआई दिखाई पड़ता है, दूसरे स्तर पे चाचा टाइप के बैंक। यही नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट। अगर इनकी समझ बन जाए तो कभी भी समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं, फिर आरबीआई पे हम आते हैं। आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है और कैसे चलता है, फिर लेक्चर आपका सीक्वेंस में हो जाएगा और आज आरबीआई का पूरा डिटेल भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ हमारे पास कौन कौन से हैं। एक बहुत पहले बना हुआ था जिसका नाम था आईएफसीआई, फिर इडबी जो फेल्योर हो गया, इडबी, फिर सिडबी, फिर मुद्रा। आप लोगों का टेंशन दूर होने वाला है। इडबी, सिडबी, मुद्रा, उसके बाद नाबार्ड, ये सब चाचा टाइप के बैंक हैं। डिटेल इनका सबका करवाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ से आपकी समझ को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इडबी, सिडबी, मुद्रा, नाबार्ड, इसके अलावा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके अतिरिक्त एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, और भी शामिल हो जाएंगे, एंड अदर कर देते हैं। ये इनको आपको क्या मानना है, ध्यान समझिए। पापा बैंक, चाचा बैंक और बच्चा बैंक। और हम लोग कहाँ पर हैं? जनता। बाकी सभी जनता में आ जाएंगे। जनता में कौन कौन आ सकता है? जनता में सभी आ जाएंगे। इसमें कस्टमर भी हैं, इसमें कंज्यूमर भी हैं, इसमें कस्टमर भी हैं, इसमें कंज्यूमर भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें आप हैं, इसमें हम हैं, इसमें टीचर है, इसमें स्टूडेंट है, इसमें सारे आ जाएंगे। जितने सरकारी नौकरी वाले हैं, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, जितने बिजनेस व्यवसाय करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति शामिल हो जाएगा। तो कस्टमर से लेकर जितने भी सिस्टम है, सब पीपल्स, जनता। तो जनता सीधे जुड़ती है किनके साथ? बच्चा बैंकों के साथ। ये कौन कौन से हैं? कमर्शियल, कोऑपरेटिव और आरआरबीज। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं। टेंशन दूर करते रहिए, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सबको ये अलग अलग से बताऊंगा तो क्लियरिटी आएगी। ये चाचा टाइप के बैंक, ये फेल्योर हो चुका है। आईडीबीआई, सिडबी, मुद्रा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा बैंक, तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, नाबार्ड, एनएचबी, सबको डिटेल बताएंगे। तो आप समझ गए कि भारत में बैंकिंग का भी जो लेवल है, जो मुद्रा बाजार का भी सिस्टम है, वो भी 3 टियर है। शासन का भी स्तर 3 टियर है। तो शासन जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार के शासन में भी तकलीफ ना हो पाए। क्योंकि जहाँ पे जितनी ज़्यादा सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगी, वहाँ प्रोडक्टिव एक्टिविटी उतना ज़्यादा होंगी, वो देश उतना तेज़ी के साथ उन्नत होगा, उतना तेज़ी से विकास करेगा। ऐसी बातें हम केवल नहीं कहते, ये बातें
उस पुस्तक में लिखी हुई हैं जो राजनीति की जनक है, राजनीति शास्त्र की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है जिसे आप कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसे लिखा हुआ है हमारे धुरंधर विद्वान चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने बहुत पहले ही बता दिया था कि किसी देश की राजनीति ही वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर शासन व्यवस्था गड़बड़ होगी तो अर्थव्यवस्था स्वयं ही गड़बड़ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया इतनी कॉम्प्लेक्स मैटर के बाद कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक अब आपका निकल कर जो आया वो आपका पहला बना RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में बहुत चीज़ें आप लोग जानते हैं, कुछ चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं जिससे आप लोगों का टेंशन दूर हो जाए। RBI कैसे काम करता है, RBI की स्थापना तो बतानी ही नहीं, सब लोग इतना ज़्यादा RBI की स्थापना जान गए हैं कि अगर चेंज हो जाए तो बहुत से लोग कम से कम 10 साल तक इसको गलत ही पढ़ेंगे अगर कोई भी नया बदलाव किया जाए। हालांकि अब स्थापना तो बदलने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 इस्टेब्लिशमेंट का है, और रिकमेंडेड बाय हिल्टन एंड कमेटी, हिल्टन एंग कमेटी, यानी कि हिल्टन एंग समिति की सिफारिशों के आधार पर जो लगभग 1926 में एक समिति बनी थी, हिल्टन एंग समिति, जिसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, शाही आयोग या शाही कमीशन के नाम से, और कहीं कहीं रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों का नाम एक ही है, हिल्टन एंग कमेटी कहिए चाहे शाही या रॉयल आयोग कहिए। इसी के रिकमेंडेशन पर, इसी की संस्तुति पर, इसी की अनुशंसा पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और साथ में RBI एक्ट, RBI अधिनियम 1934 यानी 1934 का रिकमेंडेशन या संस्तुति भी इसमें शामिल थी। तो 2 संस्तुतियाँ, 2 रिकमेंडेशन, 2 अनुशंसाएँ इसमें शामिल थी RBI के एस्टेब्लिशमेंट में। और ये कहाँ पर है, एक है हिल्टन एंग कमेटी और दूसरा है RBI एक्ट 1934 के अनुसार RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं लेकिन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, सभी लोग इसको जानते रहेंगे, और बहुत ही बेसिक बात थी तो इस पर हमने इसलिए साधारण तरीके से चर्चा करके तत्काल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य विषयों को देखते हैं कि इनसे क्या जुड़ा। RBI का हेड ऑफिस सभी लोग जानते हैं, RBI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो RBI का हेड ऑफिस है मुंबई। चलिए आज की वीडियो में हम ट्रिक बताते हैं, और अभी आप लोगों को तो GS इस तरह से पढ़ा रहे हैं जिसमें ट्रिक नहीं बता रहे हैं। अब आगे से धीरे धीरे करके हम कुछ चीज़ों में GS के कंसेप्ट के साथ ट्रिक, उन वीडियोस के फ्रंट पेज पे जहां कंसेप्ट एंड ट्रिक लिखा होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि उस वीडियो में कंसेप्ट भी दिया गया होगा और साथ में उन सारी चीज़ों को समराइज करने के लिए ट्रिक भी दिए गए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताते हैं और इससे आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा। जब भी इंडिया शब्द या इंडियन शब्द लास्ट में आते हैं, किसी बैंक के लास्ट में, एक्सेप्शनल 1-2 को छोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम की बात हो रही है, इंडिया या इंडियन शब्द बैंक के लास्ट में आते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है भाई, मुंबई में। चलिए एक जोरदार ट्रिक आप लोगों को हो गया होगा। अगर ट्रिक अच्छी लगेगी कमेंट में बताइएगा, और इसको और आसान तरीके से याद करना चाहते हैं तो कहेंगे इंडिया इंड्स विथ मुंबई, और बहुत फेमस भी है ये, इंडिया इंड्स विथ मुंबई, यानी इंडिया या इंडियन शब्द जहाँ समाप्त होता है उन सभी के मुंबई में है कार्यालय, हेड ऑफिस उसका मुंबई में है। साथ में लगे हाथ एक और जान लेंगे, इंडिया बिगिंस विथ चेन्नई, बिगिंस विथ चेन्नई, यानी कि यदि इंडिया शब्द पहले होगा तो ऐसे बैंकों का मैक्सिमम हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, चेन्नई में होगा। तो इंडिया एंड्स विथ मुंबई, इंडिया बिगिंस विथ चेन्नई,
लगभग हेडक्वार्टर आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, टेंशन की जरूरत। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 2 ट्रिक आपको दे दिया है, सारे ट्रिक इसी वीडियो में नहीं दूंगा, आगे के वीडियोस में बताऊंगा ट्रिक। अभी कुछ चीज़ें और जानते हैं हेडक्वार्टर के अलावा कि और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर ब्रिटिश थे, आप जानते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश थे। ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सभी लोग जानते हैं, सीडी देशमुख। ये सब देखिए फेमस क्वेश्चन हो चुके हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जानते रहिएगा। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियाज गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सीडी देशमुख। और ऑसबॉर्न स्मिथ भारत आरबीआई के पहले गवर्नर थे। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया, जो आज जितने भी विकास के मॉड्यूल दिखाई पड़ते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। आप किसी पार्टी के समर्थक हों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बेहतर बनाने का प्रयास किया, इसमें अनेक ऐसे एलिमेंट्स को शामिल करने का प्रयास किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो उनके बारे में जानते रहिएगा कि आरबीआई के 15th नंबर के गवर्नर, यानी आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 to 1985 आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये आप जानते रहिएगा। जो विदेश में टीचिंग भी करते थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। भारत के वित्त मंत्री बने हैं बाद में 1991 में। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत में फाइनेंशियल सिस्टम को 1982 से ही प्रभावित कर रहा था और 10 सालों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आप सभी लोग इनके नाम से पूरी तरह से परिचित हैं। इसके बताते हैं यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन कि आज भारत के सभी बैंक कौन से बैंकिंग अधिनियम के अनुसार काम कर रहे हैं? तो बैंकिंग एक्ट ऑफ 1900, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1949, यानी कि बैंकिंग अधिनियम 1949 के आधार पर ही भारत के सभी बैंक आज कार्यप्रणाली में है, फंक्शन में है, सभी काम कर रहे हैं। दूसरा, पूरे आरबीआई का जो एक पूरा डायरेक्टरेट बनता है, जो निदेशक मंडल बनता है, उसमें कितने लोग होते हैं इसको भी आप जान लेंगे, और इसकी संरचना जो बनती है उसको भी समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आरबीआई के निदेशक मंडल में, डायरेक्टरेट में आप जान लीजिए कि कुल 21 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 21, जिसमें एक होता है गवर्नर। एक कौन होता है? गवर्नर। जैसे इस समय आपके गवर्नर कौन है? तो मिस्टर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो एक आईएएस अधिकारी के रूप में भी सेवा दे चुके हैं देश को, शक्तिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। तो किस नंबर पर हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 25th नंबर के हैं, 25th। इनसे पहले कौन रहा? इनसे पहले आप जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे, लगभग सभी लोग परिचित हैं। अभी आरबीआई में अनेक प्रकार की उलझनें आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो शक्तिकांत दास के पहले और उनके पहले और उनके पहले, ये 2-4 नाम आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए। तो देखते हैं कितने लोग वीडियो को ढंग से देखते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि शक्तिकांत दास के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये हम देखना चाहते हैं कमेंट में कि कितने लोग वीडियोस देखते हैं। नहीं तो मान लेंगे कि फिर कंटेंट वाला पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसे ही पढ़ाते जाइए, फिर ऐसे ही जैसे सब लोग रफ एंड टफ पढ़ा रहे, कोई कंटेंट नहीं देते हैं, बस काम चलाओ पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी अपना जो है डांस स्कीम वाला मिलता रहेगा, उसी से काम चलाइएगा। क्या करना है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे निश्चित रूप से आंसर आएगा, तो हमें और भी प्रेरणा मिलेगी कि हम बेहतर से बेहतर स्टडी आपको करवा सकें।
फिर देखेंगे एक गवर्नर के बाद 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर के बाद आप जानते हैं कि 4 बोर्ड होते हैं भारत में। आरबीआई के 4 बोर्ड ऑफिसेस बनाई गई हैं, वो 4 महानगरों में हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली में है, और कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई के अलावा कोलकाता में है, कोलकाता के अलावा चेन्नई में। तो ये 4 बोर्ड ऑफिस हैं, और 4 बोर्ड ऑफिस में 4 हेड वहाँ के एचओडी हैं। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 1 हो गए गवर्नर। ये 9 मेंबर यानी कि 9 मेंबर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। 9 मेंबर्स के बाद आप देखेंगे 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय 10 members nominated by आरबीआई। 10 सदस्यों को आरबीआई नामित करता है। 10 सदस्य आरबीआई अपने अनुसार जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में बेहतर समझ रखते हैं उस क्षेत्र से लेते हैं। एंड 2 members नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और 2 सदस्यों को वित्त मंत्रालय के द्वारा नामित किया जाता है। 2 members नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये पूरा एक निदेशक मंडल बनता है। आरबीआई के बारे में है। आरबीआई समस्त कार्य प्रणालियाँ बनाता है, सारे सिस्टम बनाता है। गवर्नर के बारे में जाने, इनकी स्थापना के बारे में जाने। अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनने लगेंगे। आरबीआई कैसे वर्क करता है और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट किस प्रकार चलता है, ये सब जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। नहीं तो एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो बने रहिए लगातार विवेक मिश्रा के साथ माँ अकेडमी लखनऊ में, और लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।